ओके, सो रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था। देख लीजिए, यही था आप लोग जो हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था। मैंने अभी आपको टॉम क्रूज का एग्जांपल दिया कि टॉम क्रूज सपोज करो 200 डेज भारत में रहा और उसने करीबन 200 दिन रहा, वो शूटिंग वूटिंग कर रहा था। इससे पहले वो कभी भारत में नहीं आया था। तो जाहिर सी बात है 200 दिन अगर उसने कंप्लीट किया नहीं, 182 दिन से ज़्यादा रह लिया ना भारत में प्रीवियस ईयर में, और जैसे वो 182 दिन से ज़्यादा रहा, वो प्राइमरी कंडीशन का पहला कंडीशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन दोनों ही सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट नहीं ना कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। कैसा रेजिडेंट? वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जाहिर सी बात है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी यही रूल है कि वो इसको इंडियन इनकम के साथ साथ ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा उस साल की इनकम पे, जिस साल वो 200 दिन है। तो ये थोड़ा सा ना पॉइंट है जिसको आप लोग को ख्याल रखना है। ठीक। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इन सब चीज़ों का चलिए क्वेरी ले लेते हैं। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो कम से कम अपना क्वेरी कर सकता है। तो कुछ पूछना है? सर हाँ बोलिए। सर सेकेंडरी कंडीशन के बारे में और बता दीजिए। एक बार फिर से देखो, मैं सेकेंडरी कंडीशन आपको समझा दूँ। कंडीशन है क्या? सेकेंडरी कंडीशन कहता है कि वो 2 साल में एज अ रेजिडेंट रहा हो इन लास्ट 10 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल की बात कर रहे हैं। यानी मान लो मेरा प्रीवियस ईयर है 18 19 20, तो 19 20 के पहले के 10 सालों में तुम कैलकुलेट करो। देखो 2 साल में तुम एज अ रेजिडेंट थे। रेजिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह थे तुम भारत में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल तुम एज अ रेजिडेंट थे भारत। ओके। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कम से कम भारत में तुम 730 दिन भारत में रहे हो। 730 दिन या उससे ज्यादा। अब समझ में आया? ये सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन बहुत सिंपल था, 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहे हो। एक बार प्राइमरी कंडीशन में प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड बात करता है कि तुम प्रीवियस ईयर में इतना दिन रहे हो, है ना। जिसमें देखो पहला कंडीशन में क्या, प्राइमरी प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहे हो या उससे ज्यादा। और दूसरा प्राइमरी कंडीशन कहता है प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 या उससे ज्यादा दिन रहे हो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। बाकी इसमें तो बहुत सिंपल सा है यार, दोनों कोई भी एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट कर लो, दोनों सेकेंडरी कंडीशन कर लो तो तुम ऑर्डिनरी हो गए। कोई भी एक प्राइमरी और दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट करो या ना करो, है ना, कोई भी सेकेंडरी कंडीशन ना कंप्लीट करो तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कोई भी प्राइमरी कंडीशन नहीं कंप्लीट किया तो आप नॉन रेजिडेंट। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए, तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अभी भी आपको बताया था क्या चीज, इज ग्लोबल इनकम। ओके, सब लोग को पता है इंडिया में जो कमाते हो इंडियन इनकम। अब ग्लोबल इनकम का मतलब जो इनकम हम लोग कहाँ से कमा रहे हैं, फॉरेन से। कई लोग इसको फॉरेन इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेन इनकम का मतलब क्या हुआ, सबको समझ में आ रहा है? ग्लोबल इनकम या फिर फॉरेन इनकम। तो इनकम तुमने विदेश में कमाई हो, है ना, ये रिसीव की हो, या फिर विदेश में कमाई हो इंडिया में रिसीव हो, तब भी वो फॉरेन इनकम ही कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉरेन इनकम या ग्लोबल इनकम से एक रेजिडेंट बंदे को टैक्सेस देने पड़ते हैं। ठीक। अब हम लोग बुक को गो थ्रू कर लेते हैं, बुक में देख लेते हैं बुक में क्या क्या मेंशन है। तो बुक में देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस, प्राइमरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन, ये सब दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या था वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इसमें क्या है,
एग्जाम्पल यहाँ पे प्रकाश, इसको हम लोग यहाँ पे study कर लेते हैं। मिस्टर प्रकाश प्रोवाइड द डिटेल ऑफ हिज स्टे इन इंडिया, वो कितने दिन भारत में रहा फॉर द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, ये सारे के सारे ईयर्स का इनका दे रखा है। 2003-4 से उनका दे रखा है, 2003 4 5 6 4 5 5 6 6 7 सालों का। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर प्रकाश फॉर द असेसमेंट ईयर 17। तो 17 अगर असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, है ना? 17 17-18 असेसमेंट ईयर है, 16-17 क्या रहा, प्रीवियस ईयर। सिंपल सी चीज देखो, क्या कोई एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट हो रही है? प्राइमरी कंडीशन में पहला कंडीशन कहता है 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहा हो, तो क्या ये 182 दिन भारत में रहा है? नो सर। नहीं ना। तब फिर हमें अब दूसरा कंडीशन देखना होगा प्राइमरी का। प्राइमरी का दूसरा कंडीशन ये कहता है 60 या 60 से अधिक दिन रहा हो प्रीवियस ईयर में, तो देखो रहा है 60 से अधिक दिन, 120 दिन रहा। यस सर। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन रहा हो। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल कौन कौन सा है? 15-16, 14-15, 13-14 और 12-13। तो ये 4 प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, 120 प्लस 105 दिन हो जाता है 225 दिन। फिर इसके बाद 59 दिन, 225 60 जोड़ लो, 250 284 दिन हो गया। 284 में फिर 8 जोड़ लो, तो ये तो 300 है ना। तो ये करीबन आपको हो जाता है 365 दिन से ज्यादा, यानी कि इसने एक प्राइमरी सेकंड दूसरी वाली प्राइमरी कंडीशन इसने कंप्लीट कर दी है। प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा दिन रहा है, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहा है। तो इसका मतलब ये तो डेफिनेटली हो गया कि ये रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट है। अब हमें देखना है क्या ये ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी तय करता है प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल और प्रीवियस ईयर के पहले के 2 साल के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर के पहले के अब 7 साल की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर। अब इन सब में देखना है हमें, इन सब के डेज जोड़ जाड़ के क्या एक 730 दिन हो जा रहा है, तो आराम से हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो 20 है, 107 है, 59 है, 107 है, 67 है, 150 है, 150 ऐसे ही 300 हो गए, है ना। यहाँ पे हमारा 400 समथिंग ऑलरेडी हो था, तो 400 300 700 हो गया, 767 हो गया। तो करीबन मतलब यहाँ नीचे दिया होगा आंसर में कितने दिन। देखो यहाँ पे Mr. Prakash has been in India for more than 60 days during the previous year and 444 days during the 4 year at the preceding the previous year. Previous year के पहले के 4 सालों में वो 444 दिन रहा है। As such, he is a resident in India. ये इस तरीके से हम कह सकते हैं वो रेजिडेंट है इंडिया में। However, as he is in India for a total period of days in 7 years, just preceding the previous year, है ना, and was a resident of 2 year out of 10 year, यानी कि वो 7 सालों में करीबन 730 दिन से ज्यादा दिन रहा है भारत में, और वो पिछले 10 सालों में 2 साल तक एज ए रेजिडेंट भी था। ऊपर के आंकड़े देख के पता चलता है ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो इसलिए मिस्टर प्रकाश क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये तो हम लोग का दे दिया भाई, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट तो है नहीं, मिस्टर प्रकाश वाला केस सबको समझ में आ ही गया है। बाकी यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का यहाँ पे दे रखा है हिंदू एंडेड फैमिली। अगेन इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एचयूएफ सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, यानी कि जो उसका जो करता है वो कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, इंडिया से ही कंट्रोल कर रहा है। करता मतलब मुखिया। HUF is said resident in India if control and management of affairs of HUF situated wholly outside of India, then is said
नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, यानी कर्ता अगर इंडिया में नहीं रह रहा है, मुखिया अगर क्या है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। A resident HUF is said to not ordinary resident in India if कर्ता and managers, यानी जो कर्ता मतलब मुखिया होता है या फिर मैनेजर, देयर ऑफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वही है, यहाँ पे 730 होगा, 720 नहीं होगा, 730 दिन, और वो 10 साल में कम से कम क्या है, अरे ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना, 9 आउट ऑफ, इज अ नॉन रेजिडेंट 9 आउट ऑफ 10 ईयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, और ही हैज बीन, ये मत ध्यान दो, उन लोग का भी जानते हो एचयूएफ का भी यही ख्याल रखना होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन सेम है। एचयूएफ अगर स्टेड इन इंडिया, यही सेम कंडीशन तुम लोग फॉलो करना है, इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया है, आउटडेटेड है। अब हम बात करेंगे, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है कंपनी के केस में, कंपनी और फर्म के केस में बहुत सिंपल सा है। मेन होता है कंपनी, अगर इंडियन कंपनी है, एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर एक इंडियन कंपनी होती है वो हमेशा रेजिडेंट होगा, चाहे उसकी कंट्रोलिंग हेड ऑफिस, यानी कोई भी कंपनी कंट्रोल कहाँ की होती है, अपने हेड ऑफिस के द्वारा, तो हेड ऑफिस उसका कहीं भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इंडियन कंपनी टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, ये सब इंडियन कंपनी है, ये अपना हेड ऑफिस कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना बना ले, ये इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट मानी जाएंगे, और रेजिडेंट मानी जाएंगी तो आपको पता है वो इंडियन इनकम पे तो टैक्स देंगे देंगे, ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स देंगे देंगे। और फॉरेन कंपनी विल बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है भारत में, अगर, है ना, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन ने मान लो भारत में अपना हेड ऑफिस तैयार कर लिया, अब वो इंडियन कंपनी हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी, और रेजिडेंट हो गई तो भाई जाहिर सी बात है वोडाफोन को भी अपनी इंडियन इनकम के साथ साथ ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन कंपनी कहीं भी अपना हेड ऑफिस जाके कहीं ना खोल ले, इंडियन कंपनी रेजिडेंट ही रहेगी, और रेजिडेंट होने में गवर्नमेंट को फायदा है, क्योंकि उसको ग्लोबल इनकम पे भी हम उससे टैक्स ले सकते हैं। और इन्होंने एक नया रूल बनाया कि फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा हो, पूरी तरीके से भारत में हो रहा हो। सेम चीज फर्म पे भी है, पार्टनरशिप फर्म में भी यही चीज देखा जाता है कि कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है तो रेजिडेंट, बाहर से हो रही है तो नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया सब लोग को आज का टॉपिक, रेजिडेंशियल स्टेटस। मैंने बोला था ना पूरा दिन चला जाएगा, मतलब पूरी आज क्लासेस इसी में चली जाएगी, रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ क्वेरी अभी भी करना है तो पूछ ले। कंपनी सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होगी, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी से इनसे कोई लेना देना होता ही नहीं है। कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या तो नॉन रेजिडेंट। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है नो सर। तो टुडेज क्लास इज ओवर, मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।